विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। कक्षा 10 का ये पाठ सामाजिक ज्ञान की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, अध्याय 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक गतिविधियों की। आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं? तो बच्चों, मैं आपको बता दूं, प्रत्येक कार्य जिससे हमें कोई आय होती है, आर्थिक गतिविधि या आर्थिक कार्य कहलाता है। जैसे हम बात करें किसी औरत के खाना बनाने की हम बात करें। मान लीजिए कोई औरत खाना बनाती है, तो वो घर में खाना बनाती है, कोई पैसा नहीं मिलता। लेकिन जब वो बाज़ार में खाना बनाती है, किसी होटल पे खाना बनाती है, तो उसको उसके बदले में पैसा मिलता है। जब उसने खाना होटल में बनाया, पैसा मिला, तब वो हो गई आर्थिक गतिविधि। और जब उसने घर पे खाना बनाया, तब हो गई गैर आर्थिक गतिविधि। तो दोनों पैसे के लेन देन का अंतर है। यदि हम कोई काम करते हैं और उसके बदले पैसा नहीं मिलता है, तो वो गैर आर्थिक गतिविधि में आएगा। और यदि उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, तो वो आर्थिक गतिविधि में आता है। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों को इसकी प्रकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। इसमें से जो संसाधन हम प्राप्त करते हैं, किस प्रकार का हम काम करते हैं, उस आधार पर इसको 3 भागों में हमने बांटा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर देखिए प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक, इसको कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। ये आपका प्राथमिक क्षेत्रक, इसको कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र, इसमें जो भी उत्पाद प्राप्त होते हैं वो प्रकृति से जुड़े हुए होते हैं, यानी उनको मनुष्य स्वयं बनाता नहीं है, बल्कि उनमें केवल मनुष्य कार्य करके उनकी उपज को बढ़ाता है। जैसे हम बात करें फसलों की, तो फसलें मनुष्य बना नहीं सकता, केवल उनको बढ़ने में मदद करता है। तो पशुओं की हम बात करें, तो पशुओं को हम बना नहीं सकते, प्रकृति बनाती है या ईश्वर बनाता है, लेकिन मनुष्य केवल उसके द्वारा धन अर्जित करता है, किसी तरह से उसको उचित समय पे देखभाल करके। इसके अलावा ये देखिए, ये जितने भी कार्य यहाँ हैं, समस्त प्रकृति द्वारा उत्पादित की जाती हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ कुछ वस्तुएं आपको दिख रही होंगी स्क्रीन पे, देखें। ये कपड़े हैं, ये कुछ बैग है, ये कार है, ये कुर्सी है। ये सभी वस्तुएं प्रकृति नहीं बनाती है, इनको मनुष्य द्वारा या मशीनों द्वारा बनाया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। यानी इनका फिर से निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा या पहले से निर्मित वस्तुओं द्वारा पुनः कोई नई वस्तु का निर्माण करना विनिर्माण कहलाता है। और विनिर्मित वस्तुएं यहाँ आपके सामने, ये जितने भी आप देखें, कपड़ा उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ईंट उद्योग है, हम ढकोले बनाते हैं, चटाई बनाते हैं, दरी पट्टी बनाते हैं, फर्श बनाते हैं, ये सारी चीज़ें द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनमें मनुष्य के द्वारा या मशीनों के द्वारा निर्माण किया जाता है। हमने प्राथमिक क्षेत्रक की अभी बात की। प्राथमिक क्षेत्रक में वस्तुएं प्रकृति बनाती है और द्वितीयक क्षेत्रक में वस्तुएं मनुष्य बनाता है। तो ये अंतर है दोनों में। इसके बाद हम बात करें तृतीयक क्षेत्रक की। ये तृतीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक की सेवा करता है, यानी इन दोनों क्षेत्रों को अपनी सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। यहाँ देखिए
एक ट्रक इधर से उधर माल ढोता है, कोई भी नई वस्तु का निर्माण नहीं करता है, केवल प्राथमिक और द्वितीयक में निर्मित वस्तुओं का ये इधर से उधर परिवहन करता है। यहाँ रेलवे लाइन है, ये भी वस्तुओं का इधर से उधर परिवहन करने के काम आती है। बैंक है, पैसे का लेन देन करता है और हमारी सेवा करता है, हमारे पैसे को जमा करता है। इसी तरह कोई व्यापारी है, वस्तु का निर्माण नहीं करता है, केवल वस्तु को किसी दूसरी जगह से सस्ते में खरीद कर और कुछ लाभ कमाकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। तो व्यापार करना भी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इधर ये देखिए, ये मशीनरी है, ये भी इधर से उधर सूचनाएं प्रदान करने का काम करती हैं। कंप्यूटर है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, ये सभी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं। तो ये 3 क्षेत्रक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। फिर से रिपीट करता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वह कार्य आते हैं या वह वस्तुएं आती हैं जिनका निर्माण प्रकृति करती है। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्मित वस्तुएं, यानी जो उद्योग धंधों में जो वस्तुएं तैयार होती हैं, हमारे घरों पे हम मनुष्य द्वारा जो वस्तुएं तैयार की जाती हैं। और तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक और द्वितीयक दोनों क्षेत्रकों की सेवा करने का काम करता है। तो ये 3 क्षेत्रक हुए। इसके बाद हम 3 क्षेत्रकों की तुलना की बात करें तो तीनों क्षेत्रकों में देखिए, प्रत्येक क्षेत्र का अपना अलग महत्व है। प्राथमिक क्षेत्रक में ज़्यादातर कृषि और पशुपालन को महत्व दिया जाता है, और कृषि और पशुपालन के कारण इसे कृषि क्षेत्रक भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक में उद्योग धंधे आते हैं और काफ़ी सारी विनिर्मित वस्तुएं इसमें निर्माण किया जाता है, इसलिए इसको द्वितीयक या उद्योग क्षेत्रक भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्रक इन दोनों क्षेत्रकों की सेवा करता है, उसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। अब तीनों क्षेत्रकों में ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना की जाती है। मान लीजिए कोई भी वस्तु, अंतिम वस्तु शब्द का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास गेहूं है। क्या है? गेहूं। अब गेहूं से आटा बना और आटे से बिस्कुट बनाया। तो आटे से बिस्कुट बनाया या रोटी बनाई, तो यहाँ अंतिम वस्तु बच्चों बिस्कुट होगी। अब मान लीजिए मैंने गेहूं खरीदा 20 रुपये का, और फिर उससे आटा बनाया और उससे फिर बिस्कुट बनाया, और बिस्कुट मैंने बेचा 25 रुपये का। तो यहाँ गेहूं की कीमत और आटे की कीमत को ना जोड़ के हम अपने उत्पादन में केवल बिस्कुट की कीमत को जोड़ेंगे, क्योंकि बिस्कुट की कीमत 25 रुपये में पहले से ही गेहूं और आटे की कीमत सम्मिलित है। तो बिस्कुट को यहाँ अंतिम वस्तु कहेंगे। अगर हम तीनों वस्तुओं को के कीमतों को अगर शामिल कर लेंगे तो गेहूं की कीमत 3 बार और आटे की कीमत 2 बार शामिल होगी। तो इससे गलत जोड़ निकलेगा, गलत योग होगा, और जो वस्तुएं हैं उसका दोहरा और तिहरी गणना हो जाएगी, जिससे हमें वास्तविक जो मूल्य है वो पता नहीं चल पाएगा। तो अंतिम वस्तु को ही हम या सेवा को ही गणना में लेते हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम जीडीपी। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो देखिए, किसी देश में किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य उस देश का जीडीपी कहलाता है या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। इसको अंग्रेजी में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा
जाता है। फिर से सुने, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यहाँ दो चीज़ें हैं, किसी क्षेत्र विशेष के लिए हम बात करें और एक समय ले लें, निश्चित समय। तो यहाँ किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस वर्ष का जीडीपी किसी देश का कहलाता है या सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अगला हमारा बिंदु है वो है क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो देखिए, क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन को यहाँ इस तरह से समझा। ऐतिहासिक का मतलब है प्राचीन समय से लेकर आज तक जो परिवर्तन हुए हैं वो सब कहलाते हैं ऐतिहासिक परिवर्तन। इतिहास कहते हैं बीती हुई घटनाओं को। तो प्राचीन समय में सबसे पहले हमने खेती करना शुरू किया। खेती जैसे जैसे विकसित होती गई, हमारे पास जब वस्तुएं ज़्यादा मात्रा में होने लग गई तो हम इधर से उधर जाके उनको बेचने लग गए, यानी प्राथमिक क्षेत्रक से और तृतीयक क्षेत्रक की तरफ हम बढ़े। द्वितीयक क्षेत्रक भी था लेकिन प्राथमिक और तृतीयक ज़्यादा। लेकिन वर्तमान समय में लगभग कुछ समय से हम उद्योग धंधों की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा, यानी विनिर्माण क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा प्रगति करने लगे हैं। तो धीरे धीरे समय परिवर्तित हो रहा है और हम द्वितीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक कम होता जा रहा है और द्वितीयक क्षेत्रक में बढ़ोतरी होती जा रही थी। लेकिन पिछले 100 वर्षों से लगभग फिर से हम तृतीयक क्षेत्रक की तरफ बढ़ने लगे हैं, यानी प्राथमिक से तृतीयक और तृतीयक से बाद फिर से द्वितीयक क्षेत्रक और अब हम तृतीयक यानी सेवा क्षेत्रक में हम ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, क्योंकि सेवा क्षेत्रक में रोजगार ज़्यादा मिल रहे हैं लोगों को, इसलिए वो उनकी रुचि सेवा क्षेत्रक में ज़्यादा। इसके बाद हम बात करें भारत की। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। तो देखिए, ये आपके सामने ये स्थिति है 1973-74 की। तो देखिए, नीला रंग, लाल रंग और हरे रंग, ये 2 वर्षों की स्थिति बताई गई है, 2013-14 और 1973-74। तो देखिए, 1973-74 में तीनों ही क्षेत्रकों की जो मात्रा है वो बहुत कम थी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों ही क्षेत्रकों में लोग कम नियोजित थे। लेकिन 2013-14 में देखिए स्थिति एकदम बदल गई है। प्राथमिक क्षेत्रक का आंकड़ा जहां कम है और द्वितीयक क्षेत्रक का अपेक्षाकृत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा हम देखें तो तृतीयक क्षेत्रक में लोग नियोजित हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्रक का है। इसके कारण है आजकल नौकरियां, सेवाएं जैसे अस्पताल है और ये शैक्षिक संस्थाएं हैं, डाकतार सेवा है, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि, ये सब सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसलिए सेवा क्षेत्रक ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी तृतीयक क्षेत्रक की बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही है। तो इसमें देखिए, पहला कारण ये दे दिया कि ये जो संस्थाएं हैं विभिन्न प्रकार की, इनसे और हमारा जो क्षेत्रक है तृतीयक क्षेत्रक उसकी बढ़ोतरी हो रही है। द्वितीय हम बात करें तो देखिए, यहाँ कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास हो गया है। तीसरा, आय बढ़ती है तो कुछ लोग अन्य सेवाओं, शॉपिंग, निजी अस्पताल आदि में की मांग शुरू कर देते हैं, यानी पैसा बढ़ेगा तो हम ज़्यादातर लोग होटलों में रुकना या इधर उधर घूमना या सरकारी अस्पताल के स्थान पर प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट स्कूलों में जाने की कोशिश
करते हैं, जिससे सेवा क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि आजकल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उसमें कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है, यानी इस वजह से भी सेवा का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम तीनों क्षेत्रकों की तुलना करें तो देखिए सबसे ज़्यादा लोग कहाँ नियोजित हैं। दोनों वर्षों की हम तुलना करते हैं, आपकी समझ में आ जाएगा कि कहाँ लगे हुए हैं। देखिए ये 1973-74 वाला प्रथम जो ये नक्शा है, इसको हम देखें तो हम देखते हैं कि नीली रंग की जो लाइन है ये प्राथमिक क्षेत्र को दिखाती है। तो सबसे ज़्यादा लोग 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्र में थे, और दूसरे नंबर पे द्वितीयक क्षेत्रक, और दूसरे नंबर पे तृतीयक क्षेत्रक में लोग थे, और तीसरे नंबर पे थे द्वितीयक क्षेत्रक में। ये सबसे छोटा क्षेत्रक आपको दिख रहा होगा, यानी सबसे कम लोग 1973-74 में द्वितीयक यानी उद्योग धंधों में थे। प्राथमिक क्षेत्रक में यानी कृषि में सबसे ज़्यादा 71% लोग, और उद्योगों में केवल 11%, और सेवा क्षेत्र में 18% लोग नियोजित थे। अब हम बात करें 2017-18 की, तो देखिए कृषि में जहाँ 71% लोग थे 1977-78 में, अब घटकर रह गए हैं 44%। इसके बाद जहाँ 11% लोग द्वितीयक क्षेत्रक में थे, अब 25% लोग द्वितीयक क्षेत्रक में नियोजित हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करें तृतीयक क्षेत्रक की, तृतीयक क्षेत्रक की हिस्सेदारी बढ़ गई है। जहाँ पहले 18% था 1977-78 में, अब हो गया है 31%। यानी तृतीयक क्षेत्रक बढ़ रहा है, प्राथमिक क्षेत्रक घट रहा है। द्वितीयक और तृतीयक दोनों ही बढ़े हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में कमी आई है। यानी लोग प्राथमिक क्षेत्रक से और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की ओर जा रहे हैं। उसका कारण प्राथमिक क्षेत्रक में आय का कम होना है, मेहनत ज़्यादा करते हैं लोग, और उसकी तुलना में उपज कम होती है। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया है, प्राथमिक क्षेत्रक से तृतीयक और तृतीयक में जाने का कारण है अल्प बेरोजगारी। यहाँ पूरे 12 मास काम नहीं मिलता खेतों में, तो इसलिए यहाँ अल्प रोजगार की स्थिति आती है, और इस स्थिति को छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। आप देखिए ये खेत है कोई, और इस खेत में मान लीजिए एक व्यक्ति इस खेत के काम को पूरा कर सकता है, लेकिन हम देखते हैं कई सारे लोग इसमें, पूरा परिवार है 20 आदमियों का, तब 20 आदमी इसमें लगे रहते हैं। काम की उपज से उस खेतों की उपज पे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। खेतों की उपज पहले जितनी होनी थी अब भी उतनी ही रहेगी, यानी 20 लोग लगे या एक आदमी करे उस खेत को, उपज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो फिर ये 19 लोग क्या करते हैं? ये 19 लोग काम करते हुए हमें नजर आएंगे, लेकिन वास्तविक योगदान इनका शून्य होता है। इन 20 लोगों में से केवल एक व्यक्ति के काम को 20 लोग करते हैं, तो ये 19 लोग इसमें से छुपे हुए बेरोजगार हैं, जो लगेंगे तो ऐसे कि जैसे उनको रोजगार मिला हुआ है, वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनका सीमांत योगदान एकदम निम्न होता है। किसी भी प्रकार का उनका योगदान नहीं होता है। उनको हटा भी दिया जाए तो भी उन कृषि के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही कारण है कि लोग द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक की ओर प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनकी तरफ ज़्यादातर भाग रहे हैं। अगला हमारा बिंदु है कि अतिरिक्त रोजगारों का सृजन कैसे हो। तो देखिए इसके लिए कृषि में नई तकनीकों का प्रयास किया जाए, नई तकनीकों का समावेश करें, बैंकों की बढ़ोतरी की जाए,
लोगों को आसानी से कर्ज मिल सके, इस तरह की व्यवस्था की जाए। लोगों के लिए रोजगारों की व्यवस्था सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बाद हम बात करें, सरकार ने रोजगारों के सृजन के लिए एक योजना चलाई थी, नरेगा नाम की योजना। आपने सुना होगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसमें 100 दिन का काम दिया जाता है। एक वर्ष में 100 दिन तक आपको काम की गारंटी दी गई है। यदि काम नहीं मिलता है तो सरकार आपको निर्वाह भत्ते की व्यवस्था करती है। यानी पहला ऐसा कानून है जिसमें आपको रोजगार की गारंटी दी गई है। अगला जो बिंदु है वो है संगठित और असंगठित के रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। ये हमने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रकों के बारे में जाना, वो था उत्पादन के आधार पर। अब हम बात करेंगे नियमों के आधार पर, संगठित और असंगठित क्षेत्रक। तो देखिए संगठित क्षेत्रक क्या है, देखिए यहाँ कुछ दिया है। संगठित क्षेत्रक वे उद्यम अथवा कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है, यानी काम के समय निश्चित होता है, काम के घंटे निश्चित होते हैं, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, उनके सरकार के नियमों का पालन करना होता है। इनमें किसी तरह के मजदूरों के शोषण की कोई संभावना नहीं होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रक को संगठित क्षेत्रक कहते हैं। यानी संगठित क्षेत्रक कर्मचारियों को रोजगार, सुरक्षा और उनके जो भविष्य की सुरक्षा से निश्चिंत रखते हैं। इसके बाद हम बात करें असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक ये बिखरी हुई इकाइयों के रूप में रहते हैं। इनमें काम का समय अनिश्चित होता है, लोगों के लिए अन्य किसी भी प्रकार की सुविधाएं इनमें नहीं होती हैं। इनमें वेतन भी कम दिया जाता है, लोगों को छुट्टियां भी कम मिलती हैं, इसलिए इसमें असुरक्षा के कारण यह जो क्षेत्रक है इसमें लोग काम करना पसंद करते हैं, लेकिन बेरोजगारी के कारण मजबूरीवश उन्हें असंगठित क्षेत्रक में, ज़्यादातर जो मजदूर हैं हमारे देश के वो असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत ही लगे हुए हैं। इसके बाद हम बात करें असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। तो देखिए इसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार के नियम बनाती है, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करती है, विभिन्न प्रकार की सुरक्षाओं के लिए सरकार असंगठित क्षेत्रकों को आदेशित करती है, लेकिन पूरी तरह से असंगठित क्षेत्रकों में मजदूरों को सुरक्षित होने में अभी काफ़ी समय लगेगा। इसके बाद हम बात करें स्वामित्व आधारित क्षेत्रक। स्वामित्व यानी किसी क्षेत्रक का मालिक कौन है, उसका व्यक्ति सामूहिक कोई मालिक है तो उसको सार्वजनिक कहेंगे, और यदि कोई व्यक्तिगत कोई मालिक है उस व्यवसाय का तो उसको निजी कहेंगे। सार्वजनिक से मतलब सरकारी से लिया जाता है आजकल, और निजी का मतलब प्राइवेट। तो सार्वजनिक क्षेत्रक वह क्षेत्रक है जिसमें किसी जो उद्यम है उसकी मालिक सरकार होती है या हमारे देश के लोग होते हैं, जबकि निजी क्षेत्रक किसी के निजी स्वामित्व के अंतर्गत काम करता है, या तो उसका एक अकेला कोई मालिक होता है या कोई कंपनी उसकी मालिक होती है। जैसे हम टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन की बात करें तो एक निजी कंपनी है, निजी स्वामित्व के अंतर्गत आती है। तो देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक में से कौन सा ज़्यादा बेटर है। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्रक जनता के लिए ज़्यादा लाभदायक हैं, क्योंकि ये सरकार की निगरानी में काम करते हैं और ये जनता के कल्याण के लिए लगाए जाते हैं। जनता का शोषण इनकी वजह से नहीं हो पाता और जन कल्याण
के लिए ये अधिकतम योगदान देते हैं। लेकिन निजी क्षेत्रकों की हम बात करें तो निजी क्षेत्रक जन कल्याण के स्थान पर अधिकतम लाभ के सिद्धांत पर चलते हैं। ये जनता से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। इनका काम अधिकतर लाभ कमाना है। ये भले ही गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध कराएं, लेकिन कीमत इनकी बहुत ज़्यादा होती है। ये उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। तो इस तरह से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों का अंतर हमने जाना कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों में, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्रक चूँकि सरकारी उसमें होते हैं निगरानी में, इसलिए इनमें ज़्यादातर जो काम करने वाले मजदूर होते हैं वो थोड़ा सा लापरवाही करने लग जाते हैं। इसलिए निजी क्षेत्रक में गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। तो हमने देखिए इस अध्याय में जाना प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। इसके बाद हमने जीडीपी में, क्या है जीडीपी? किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को, यहाँ अंतिम वस्तु और सेवा इन दोनों के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये हमने जाना। इसके बाद हमने संगठित और असंगठित क्षेत्रक में काम करने के बारे में जाना। संगठित क्षेत्रक क्या है? जहाँ काम के निश्चित नियम होते हैं, काम का समय निश्चित होता है। और असंगठित क्षेत्रक में कोई नियम नहीं होते हैं, यहाँ कितना भी काम आपसे लिया जा सकता है। और इसके बाद हमने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रकों की गतिविधियों के बारे में जाना। सार्वजनिक वह है जो सरकार की निगरानी में काम करते हैं, और निजी क्षेत्रक किसी व्यक्ति विशेष के निगरानी में होते हैं। तो ये हुआ आपका अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक।